के कदम पर स्थिर है और समस्त कविताएं हैं। मैं शाही जी से अनुरोध करता हूं कि ज्ञानेंद्रपति जी को मंच तक ले आवें और यह यात्रा, यह दल और अधिक समृद्ध हुआ है। बहुत से लोग इसके साथ जुड़ते रहे हैं। प्रतिष्ठित कवयित्री गगन गिल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम समृद्ध हुए हैं आपको पाकर के इस यात्रा में। आपसे भी अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। निर्धारित समय से हम कुछ मिनट केवल विलंबित हैं, इसलिए एक थोड़े से औपचारिक उद्बोधन और साखी पत्रिका के लोकार्पण के साथ यह यात्रा प्रारंभ हुई। बहुत सारे लोग, प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि रंजना अरगड़े जी हमारे बीच में हैं, जिनको हम आज से नहीं वर्षों से हमारी स्मृतियों में साहित्य का जो भी पाठक है उसके मन में शमशेर जी अगर बसे हैं तो रंजना जी भी बसी हुई हैं। वो भी हमारी इस यात्रा के साथ हैं। ये हमारी समृद्धि है। और अवधेश प्रधान जी हैं, बलराज पांडे जी हैं, कमलेश वर्मा जी हैं, राम प्रकाश कुशवाहा जी हैं और सभी लोग हैं। मैं सभी का नाम लेना आवश्यक नहीं है। रामाज्ञा शशिधर जी हमारे बीच में हैं। तो आप सभी का हम नरेंद्र पुंडरीक जी हमारी यात्रा के सहभागी हो रहे हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और आगे के क्रम के लिए मैं इस संयोजक शाही जी से अनुरोध करता हूं कि मंचस्थ स्थितियों का उत्तरी प्रदान करके, इसमें चिन्ह प्रदान करके, या जो कुछ भी उनके पास है जो देने का मन बनाए हैं, उसे मन को पूरा करते हुए आप सम्मानित करें मंचस्थ स्थितियों को। शाही जी ये झोला वितरित कर रहे थे जो सबको मिलना है। इसके बाद उत्तरीय से स्वागत करना है मंचस्थ अतिथियों को। और इस यात्रा के लिए माननीय कुलपति जी ने भगवान बुद्ध का एक अद्भुत चित्र जो रखा हुआ है, जो गाड़ी में रहेगा, वो यात्रा के लोगों को सबके पास पहुंचेगा। एक बहुत बड़ा काम प्रोफेसर नेगी जी ने किया था। धम्मपद की व्याख्या, केवल अनुवाद नहीं, केवल उसकी अर्थ कथाओं का संकेत नहीं, बल्कि अपने से उन्होंने एक अद्भुत व्याख्या किया है। और वह धम्मपद नाम से वह पुस्तक ग्रंथ प्रकाशित है। वह ग्रंथ भी साथ होगा और जो भी सहयात्री हैं सभी लोगों के हाथों में वो दिया जाएगा और आप सब लोगों को भी दिया जाएगा। मैं ख्याल है कि मैं देख रहा हूं कि प्रोफेसर रामाज्ञा शशिधर जी इस दृष्टि से देख रहे हैं कि अब वो नहीं जा रहे हैं तो उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा सर आपको। अच्छा, जा रहे हैं? वाह, तब तो जा रहे हैं, तब सुनिश्चित मिलेगा। अब उन्होंने इरादा बदल दिया है। मंच की औपचारिकता पूरी हो गई हो प्रोफेसर शाही सर, तो हम लोग साखी के लोकार्पण का कार्य करें और एक ज्ञानेंद्रपति जी का एक संक्षिप्त उद्बोधन और इसके बाद माननीय कुलपति जी का आशीर्वचन और उसी के साथ ही यात्रा शुभारंभ होगी। और हाँ, बिल्कुल, आप सबका स्वागत करने के लिए और इस यात्रा के एक संक्षिप्त उद्देश्य को बताने के लिए मैं संयोजक प्रोफेसर सदानंद शाही जी को निवेदन करता हूं, आप आमें। आदरणीय प्रोफेसर नेगी जी, कुलपति तिब्बती संस्थान, मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय थेरो जी, ज्ञानेंद्रपति जी, गगन गिल जी और साथियों, चरथ भिक्खवे यात्रा आप सबके सौजन्य से, और हमारी इच्छा थी कि बुद्ध की उपदेश भूमि से हम यात्रा शुरू करें और बुद्ध की उपदेश भूमि में ही इस यात्रा के पहले चरण का समापन हो। तो हमारे माननीय कुलपति जी ने यह अवसर दिया कि हम तिब्बती संस्थान से, जो बुद्ध की शिक्षाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, यहाँ से हम इसको शुरू कर रहे हैं और थेरो जी का जो श्रीलंका मंदिर है वहां हम इसका समापन करेंगे।
इस यात्रा का उद्देश्य, जैसा कि बुद्ध ने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो ये बहुजन हित और बहुजन सुख के लिए यह यात्रा हो रही है। मैं कुशीनगर का रहने वाला हूं और ये बचपन से अनुभव करता हूं कि कुछ ऐसा दुर्भाग्य है कि जिस वाणी से, बुद्ध की जिस देशना से पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देखती है, वह देशना हिंदुस्तान के आम जनजीवन से लगभग गायब है। इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों संभव हुआ? क्यों बुद्ध हमारे लिए केवल पर्यटन और राजस्व बनकर के रह गए हैं? क्यों बुद्ध की जो महान शिक्षाएं हैं, जो करुणा है, जो मैत्री है, जो संवाद है, जो मध्य मार्ग है, ये सारे जो श्रेष्ठतम मानवीय विचार जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, बुद्ध ने इसी धरती पर भ्रमण करते हुए, जिसका हम भ्रमण करने जा रहे हैं, साक्षात्कार करने जा रहे हैं, उसी धरती पर भ्रमण करते हुए उपलब्ध हुए और दुनिया ने उनको एशिया के आलोक के रूप में और दुनिया के आलोक के रूप में देखा और इसी धरती से वो विचार लगभग गायब हो गए। तो मैं इसको एक ढंग से कहता हूं कि हम कुछ चीजें एक्सपोर्ट क्वालिटी की बनाते हैं। मसलन अच्छा सेब होगा तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, विदेश चला जाएगा। अच्छी चीज जो भी पैदा होगी वो विदेश चली जाएगी। हमने शायद अच्छे विचारों के लिए भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का मानकर विदेश में तो भेज दिया है, अपने देश में कुछ कमतर विचारों से काम चला रहे हैं शायद। तो यह यात्रा हम, जैसा कि हमारे मित्र रमाशंकर कहते हैं, इसको अच्छी तरह परिभाषित किया है कि यह एक भौतिक यात्रा है। हम उन स्थानों को देखेंगे, अवलोकन करेंगे जहां रहते हुए, जिससे अंतःक्रिया करते हुए बुद्ध के ये विचार विकसित हुए, और उसके साथ ही हम एक अंतर यात्रा करेंगे, अपने भीतर की एक यात्रा करेंगे कि क्या हम इन विचारों को अपने भीतर फिर से उनका उत्खनन कर सकते हैं, उनकी खोज कर सकते हैं और अपने जीवन को, अपने घर के जीवन को, अपने जनपद के जीवन को, अपने प्रदेश के जीवन को, अपने देश के जीवन को और अपनी समकालीन दुनिया के जीवन को उनसे आलोकित कर सकते हैं। तो इस यात्रा का उद्देश्य यही है और हमारे बहुत सारे मित्रों, शुभचिंतकों ने इस यात्रा को संभव होने में मदद की है। हम उन सबके प्रति कृतज्ञ हैं और अनुरोध करते हैं मंचस्थ मान्य बंधुओं से कि वो साखी के बुद्ध की धरती पर कविता जो अंक है उसका लोकार्पण करके और फिर कार्यक्रम शुरू करें। तो अंशु और हिमांशी आप लोग ले आए साखी का अंक। ये विवरण बटवा दीजिए।
बुद्ध की धरती पर कविता। इस बुद्ध की धरती पर कविता का यह 5वां पायदान है। इसके पहले कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी यह यात्रा चलती रही है और यहां से एक लंबी यात्रा की तैयारी है। बुद्ध की धरती पर कविता साखी 40 का एक विशेष समृद्ध अंक हम सबके सामने उपलब्ध है, जिसका लोकार्पण माननीय विद्वानों के कर कमलों से हुआ है। इसमें भारतीय कविताएं और विशेष करके हिंदी की जो भी कविताएं भगवान बुद्ध पर लिखी गई हैं, उनका संकलन एक बड़ा कार्य प्रोफेसर शाही ने इस पत्रिका के माध्यम से किया है। मैं मंच पर उपस्थित, और मैंने पहले बताया कि गौरव है आज सबका कि ज्ञानेंद्र पति जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं ज्ञानेंद्र पति जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी कविता का पाठ एक करें, और यह अद्भुत क्षण होगा जब हम स्वयं ज्ञानेंद्र पति जी से इस साखी के इस अंक में संकलित कविता को सुनेंगे। आदरणीय ज्ञानेंद्र पति जी। कुलपति महोदय, जहाँ से धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ है, धम्म चक्र प्रवर्तन का, वहीं से इस यात्रा का प्रवर्तन हो रहा है। आज अपने आप में एक भारत के अभी के सांस्कृतिक वातावरण में एक बहुत जरूरी पहल है। यह बुद्ध के परिचिह्न कभी धूमिल नहीं होने वाले हैं, या भारत की धरती पर या पूरी धरती पर। ये पूरी धरती देशों में जो विभाजित है, महादेशों में विभाजित है, प्रदेशों वगैरह में विभाजित है, ये सब एक तरह से कृत्रिम विभाजन ही है। पूरी धरती एक ही है और उसी धरती का ब्रह्म कमल है ये बुद्ध, और बुद्ध के विचार जो कभी नहीं मिल जाने वाले हैं। तो इसमें एक कविता ही पढ़ने का आदेश मिला है मुझे, और एक कविता ही पढ़ूंगा मैं। तो यही सोचता हूँ कि एक कविता इसमें है मेरी, जिसका शीर्षक है सारनाथ के प्रांगण में। सोचता हूँ कि उसी को पढ़ना उचित होगा। सारनाथ में हूँ और ये एक ऐसा क्षण है जो शायद फिर आगे कभी ऐसा क्षण मुझे नहीं मिलेगा कि सारनाथ में मैं इस कविता को पढ़ूँ। सारनाथ के प्रांगण में शीर्षक करता है, तो इसे ही सुनिए। सारनाथ के प्राचीन विहारावशेष के प्रांगण में उतरते ही प्राचीनता का एहसास पैरों से लिपटता है। सारनाथ के प्राचीन विहारावशेष के प्रांगण में उतरते ही प्राचीनता का एहसास पैरों से लिपटता है, जैसे पॉलीथिन का खाली लिफाफा हो दिग्मूढ़। सारनाथ के प्राचीन विहारावशेष के प्रांगण में उतरते ही प्राचीनता का एहसास पैरों से लिपटता है, जैसे पॉलीथिन का खाली लिफाफा हो दिग्मूढ़। हाथों के छूट जाने के बाद आदमी के पांवों से लिपटता हुआ उधियाता पॉलीथिन हो प्राचीनता। सारनाथ के प्राचीन विहारावशेष के प्रांगण में उतरते ही प्राचीनता का एहसास पैरों से लिपटता है, जैसे पॉलीथिन का खाली लिफाफा हो दिग्मूढ़। हाथों के छूट जाने के बाद आदमी के पांवों से लिपटता हुआ उधियाता पॉलीथिन हो प्राचीनता। वहां, यहाँ, वहां, ये क्या है? ये वहां है या यहाँ? वहां सारनाथ के भग्नावशेष वक्ष पर, वहां सारनाथ के भग्नावशेष वक्ष पर
किसी और ही काल का वायुमंडल व्यापता हो जैसे। वहां सारनाथ के भग्नावशेष वक्ष पर किसी और ही काल का वायुमंडल व्यापता हो जैसे भर आता हमारे वक्ष में, कि जिसके एक समकालीन कोने में, कि जिसके एक समकालीन कोने में क्या हुआ? दिखा था, जिसके एक समकालीन कोने में दिखा था मगन मशगूल बैठा हुआ एक प्रेमी युगल। जिसके एक समकालीन कोने में दिखा था मगन मशगूल बैठा हुआ एक प्रेमी युगल, प्रेम को धक्के देने और धकियाने वाले शहर से दूर, प्रेम को धक्के देने वाले और धकियाने वाले शहर से दूर एक प्राचीनता की किनारी ने उन्हें शरण दी थी। प्रेम को धक्के देने और धकियाने वाले शहर से दूर एक प्राचीनता की किनारी ने उन्हें शरण दी थी कि वे स्वाधीन सांसों का एक नगर बसा सकें, कि वे स्वाधीन सांसों का एक नगर बसा सकें अवलोकितेश्वर की आंख के तले, कि वे स्वाधीन सांसों का एक नगर बसा सकें अवलोकितेश्वर की आंखों के तले, एक टूटे हुए अशोक स्तंभ की अभयदायिनी निगरानी में, कि वे स्वाधीन सांसों का एक नगर बसा सकें अवलोकितेश्वर की आंख के तले, एक टूटे हुए अशोक स्तंभ की अभयदायिनी निगरानी में। थोड़ी देर वहां जहां छूट जाता है उनके उठकर चले जाने के बाद धीरे धीरे बिलाता हुआ जलबिंब, थोड़ी देर वहां जहां छूट जाता है उनके उठकर चले जाने के बाद धीरे धीरे बिलाता हुआ एक जलबिंब, जहां बैठी थी सजल आंखों वाली वह प्राचीन ईंटों के रंग की नवयुवती, उनके उठकर चले जाने के बाद धीरे धीरे बिलाता हुआ जलबिंब, जहां बैठी थी सजल आंखों वाली वह प्राचीन ईंटों के रंग की नवयुवती, सारनाथ के विहारावशेष के प्रांगण में, जहां उन प्राचीन ईंटों के टटके तचे होने से भी पहले, सारनाथ के विहारावशेष के प्रांगण में, जहां उन प्राचीन ईंटों के टटके तचे होने से पहले कभी कभी मृगया के लिए आने वाले रस चक्रों की जगह धर्म चक्र प्रवर्तन से भी पहले, कभी कभी मृगया के लिए आने वाले रस चक्रों की जगह धर्म चक्र प्रवर्तन से भी पहले मृगदाव था। व्यतीत कुलाचों से कंपित था जिसका आकाश, भीता हिरणियों की आयत आंखें जहां छूट गई थी अनुसत्व के बावजूद, है ना, जहां छूट जाता है उनके चले जाने, उनके उठकर चले जाने के बाद धीरे धीरे बिलाता हुआ जलबिंब, जहां बैठी थी सजल आंखों वाली वह प्राचीन ईंटों के रंग की नवयुवती, सारनाथ के विहारावशेष के प्रांगण में, जहां उन प्राचीन ईंटों के टटके तचे होने से भी पहले कभी कभी मृगया के लिए आने वाले रथचक्रों की जगह धर्म चक्र प्रवर्तन से भी पहले मृगदाव था। व्यतीत कुलाचों से कंपित था जिसका आकाश, भीता हिरणियों की आयत आंखें जहां छूट गई थी अस्तित्व के बावजूद, जिनके अस्तित्व को ताजा कर कर जाती थी मौत नीत के साथ, डरते डरते भी नगर से निकल आई नवयुवतियां रह रह अगल बगल हेरती बैठती भर दोपहर सारनाथ के नागरिक एकांत में। धन्यवाद। सारनाथ के प्रांगण में
अपनी इस कविता का पाठ कर रहे थे आदरणीय ज्ञान जी, और सचमुच यह क्षण सामान्यतः उपलब्ध हो नहीं सकता है, और ज्ञान जी से कविता का पाठ करा लेना बड़ा मुश्किल काम है और बहुत आसान नहीं होता है। उनके साथ पतियाने का अवसर बहुत मिलता है, लेकिन जब कविता पढ़ने के लिए कहा जाता है तो बहुत नाक पगात उड़ाते हैं। लेकिन यह शाही जी का और हमारे प्रकाश उदय जी का यह प्रयास रहा। बहुत बहुत हम आभारी हैं आपके प्रति, और आपने बड़ी चतुरता के साथ अपनी 3 कविताओं में से बीच की कविताओं का एक कविता का पाठ किया। हमारे बीच में यह भी एक और दुर्लभ और सुंदर सा क्षण है कि गगन गिल जी उपस्थित हैं, जिनकी 2 कविताएं इस साखी 40 में हैं। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट करूंगा कि गगन गिल जी को दोनों कविताओं का पाठ करना है। आदरणीय गगन गिल जी, स्वागत है। मैं आपकी आज्ञा का मान रखते हुए एक कविता पढ़ने की अनुमति चाहती हूँ। अंधेरे में बुद्ध अपनी प्रतिमा से निकलते हैं। अंधेरे में बुद्ध अपनी प्रतिमा से निकलते हैं, अपनी काया से निकलते हैं, अपने अस्थि पुंज से निकलते हैं। अंधेरे में बुद्ध परिक्रमा करते हैं, माया की, मोक्ष की, पृथ्वी की, कांटे की नोक पर ठिठकते हैं। अंधेरे में बुद्ध दुख उनके लिए है जो उसे मानते हैं, दुख उनके लिए भी है जो उसे नहीं मानते। सिर नवाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, सामने उसके जो है जो नहीं है। एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा तक, एक प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा तक, अंधेरे में बुद्ध अपनी जगह बदलते हैं, जैसे उनकी नहीं दुख की जगह हो। अगर कोई कविता केवल पढ़ने से समझ में आ जाती तो हम जैसे बहुत लोगों को कविता समझ में आ जाती, लेकिन कविता पूरी तरह से समझ में आती है जब कवि स्वयं उसको पढ़ता है। कवि के मुख से हम जब कविता को सुनते हैं तो शायद कविता, कवि का मन और पाठक एक साथ जुड़ते हैं और तब कविता धीरे धीरे पूरी खुलती है। और बुद्ध की धरती पर कविता की बात हो और उसमें 2 श्रेष्ठ अच्छी कविताएं और 2 बड़े कवियों की कविताएं हम लोगों ने सुना। बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं आयोजन समिति की ओर से। और हमारे बीच में इस आयोजन में प्रेमचंद शोध संस्थान के अतिरिक्त जिस संस्थान ने बड़ा अपनी भूमिका उठाई है, अवदान किया है, वह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ ने, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है इस संस्थान की। और इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के नियंता मंडल में
डॉक्टर के सुमेध थेरो जी उपस्थित हैं, जो मंच पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनका बहुत सहयोग है। और जैसा साई सर ने बताया भी कि जब यात्रा यहाँ वापस लौटेगी तो पूरा दायित्व तो आपने लिया है। आप हमारे मंच पर उपस्थित हैं, यह हम सबकी के लिए गरिमा का क्षण है। अब जम्बू द्वीप से संदर्भित एक बहुत सुंदर आपका मंदिर है, जहाँ लंका के बहुत सारे लोग आकर के बौद्ध देशना ग्रहण कर रहे हैं। वहीं पर हम लोग जब लौट करके आएंगे तो हमारी एक रात और एक दिन पूरा वहीं बीतेगा। आपका हम पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस यात्रा के साथ हमें संबल प्रदान करें, अपना आशीर्वाद दें। डॉक्टर के सुमेध थेरो जी आदर के साथ। हे मानव तुम मुँह से बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि। हे मानव तुम मुँह से बोलो धम्मं शरणं गच्छामि। हे मानव तुम मुँह से बोलो संघं शरणं गच्छामि। हे मानव तुम मुँह से बोलो बुद्धं धम्मं संघं शरणं गच्छामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। आज इसी पावन अवसर पर उपस्थित हम लोग का मुख्य अतिथि केंद्रीय तिब्बती संस्था में कुलपति प्रोफेसर नेगी डोरजे जी, चतुर्विक्रमी धर्म यात्रा में संयोजक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर आदरणीय प्रोफेसर सदानंद शाही जी, प्रोफेसर सुधाकर सिंह जी, देश में विभिन्न राज्य से कोने कोने से आए हुए, भारत में विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति का विद्वान, विद्वत, साहित्यकार, महानुभाव, महर्षि, महापुरुषों, चरितविक्रय चारिका, भगवान बुद्ध का पहला उपदेश पूरा दुनिया को, ऐसा एक महान कार्यक्रम अभी 2000 साल में बाद इसी धरती से फिर शुरुआत करने के लिए जा रहा है। आप लोग पूरा देश में भगवान बुद्ध बारे में, भारत में आजकल विभिन्न भाषा से विभिन्न राज्य में, वर्तमान में हम लोग का भारतीय साहित्यकार विभिन्न विद्वत लोग को बुलाकर बौद्ध परिपथ में एक महान धर्म यात्रा, इसी अवसर पर सारनाथ में विभिन्न बौद्ध मंदिर, बौद्ध संगठन, बौद्ध संस्था तरफ से सबसे पहले आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। तो भगवान बुद्धत्व प्राप्त होकर पहला प्रवचन इसी धरती में दे दिया। उसके बाद उसी वक्त में इसी भारत में साधना कुछ भी नहीं था। आज जैसा सोशल मीडिया नहीं था, आज जैसा जहाज नहीं था, फ्लाइट नहीं था, ट्रेन नहीं था, बस नहीं था, रास्ता नहीं था। एक ही उपाय था धर्म का प्रचार, पैदल में जगह जगह तक जाकर प्रवचन देना।
धर्म का प्रचार करना। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक नियम बनाया, त्वरित चारिका अतुरित चारिका। भगवान बुद्ध का जीवन में 2 भाग में ये चारिका था, त्वरित चारिका अतुरित चारिका। त्वरित चारिका पहले से भगवान बुद्ध तय कर लिया, हम इसी जगह में जाएगा, ये मिलेगा, उसी जगह में रहेगा। वो तो दूर में होगा, सामने होगा, वो त्वरित चारिका पहले से तय था। अतुरित चारिका तय नहीं था और अवसर पर उन्हें अपना बुद्धि से, ज्ञान से दिखेगा मेरा जरूरत कहाँ किसको कहाँ पड़ेगा, उसी जगह में इमीडिएटली भगवान बुद्ध ने पहुंच दिया, वो अतुरित चारिका। तो सबसे पहले 60 भिक्षु लोग को बुलाकर सारनाथ में चरत भिक्षुवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्ता हिताय सुखाय देव मनुष्याण। ये धर्म का प्रचार पूरा दुनिया में, संसार में दुख दूर करने के लिए हमने कमाया और प्रकाश दुनिया को देने के लिए, इसी धर्म का प्रचार करने के लिए आप लोग एक साथ जाना मत, अलग अलग जाना, एक ही रास्ता में जाना मत, एक ही रास्ता में 2 लोग जाना मत। तो ज्यादा जागरूक करने के लिए, ज्यादा जन समाज के लिए धर्म का संदेश भिजवाने के लिए भगवान बुद्ध ने उपाय चरत भिक्षुवे चारिकं। तो उस वक्त में आज एक महत्वपूर्ण है, बुद्ध का वक्त में इसी देश में विभिन्न भाषा था और बुद्ध का वक्त में भगवान बुद्ध से भी अनुरोध कर लिया बहुत सालों छंदस और संस्कृत भाषा से प्रचार करने के लिए। फिर भी उन्हें पाली भाषा, उसी वक्त में मागधी भाषा, पाली भाषा इसी देश में ज्यादा सामान्य लोग का व्यवहार भाषा था, उसी भाषा चुना लिया। और 45 साल पूरा भगवान बुद्ध का जीवन में बुद्धत्व प्राप्त के बाद, बुद्धत्व वो पूरा घर छोड़ते वक्त 29 साल में था, 6 साल में तपस्या में, बाद तो 35 साल में बुद्धत्व प्राप्त हुआ बुद्ध गया में। और 45 साल पूरा जीवन बुद्धत्व प्राप्त होकर इसी देश में 16 जनपद में 10 से ज्यादा जनपद, 16 जनपद उसी वक्त में था, उससे काली भगवान बुद्ध ने 10 से ज्यादा जनपद में भ्रमण कर लिया। और 45 साल अंदर भगवान बुद्ध ने सामान्य समाज के लिए उधर उनका धर्म का संदेश देते समाज का कल्याण कर लिया। बुद्ध का वक्त में सबसे पहले भगवान बुद्ध अपना पिताजी का अनुरोध से अपना घर गया, बुद्धत्व प्राप्त होकर पहला साल में उनका प्रिय मित्र और मंत्री था कालुदाई, भगवान बुद्ध को निमंत्रण देने के लिए राजगीर में आया। विभिन्न मंडल, शिष्य मंडल अपना पिताजी ने भिजवाया अपना पुत्र को अपना राज्य में बुलाने के लिए, वो तो नहीं गया। कालुदाई वो मंत्री था, प्रधानमंत्री सबसे नजदीक, उन्हें भगवान बुद्ध के पास जाकर 64 कविता से भगवान बुद्ध को राजगीर से कपिलवस्तु तक रास्ता कैसे है, पेड़ कैसे है और आकाश कैसे है, और ये पूरा वर्णन करते भगवान बुद्ध को कपिलवस्तु में अपना पिताजी देखने के लिए निमंत्रण दे दिया। वो कपिलवस्तु का वर्णन कालुदाई महातेर का, वो मंत्री का, वो भगवान बुद्ध का वक्त में भगवान बुद्ध सामने पहला कविता था। और उसके बाद हम लोग को पता है भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त होकर अपना पिताजी देखने के लिए गया। यशोधरा ने अपना पुत्र राहुल को नरसिंह गाथा, एक 9 गाथा से भगवान बुद्ध बारे में ये अपना पिताजी है और भगवान बुद्ध बारे में उनको दिखाकर भगवान बुद्ध का गुण है और उसका लक्षण क्या है, भगवान बुद्ध का जीवन बारे में और चरित्र बारे में, उनका प्रभाव बारे में अपना पुत्र राहुल को दिखाया और नरसिंह गाथा। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण एक कविता है
भगवान बुद्ध श्रावस्ती में एक जेतवन से रास्ता में चलते वक्त उसी दिन में एक लड़का रास्ता में गया, चत्त मानवक। और उसी दिन में कुछ लोग वो लड़का हत्या करने वाला था। तो भगवान बुद्ध ने रास्ता में गया, उनको बुद्ध धम्म संघ तिरत्न का गुणबार में एक कविता बताया। वो कविता बुद्ध धम्म संघ तिरत्न का कविता वो स्मरण करते करते जाते वक्त उनका हत्या हुआ। वो स्वर्ग में मोक्ष में उनका निर्वाण प्राप्त कर लिया। और बुद्ध का वक्त में 13 गाथा तेरी गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। वो भिक्षु लोग भिक्षुनी लोग ने अपना जीवन में एक्सपीरियंस बारे में बताया। कविता में, साहित्य में, दुनिया में एक पौराणिक साहित्य है 13 गाथा तेरी गाथा। तो इसलिए अभी आज का दिन में दुनिया में विभिन्न धर्म में विभिन्न साहित्य है। पाली साहित्य दुनिया में एक महान श्रेष्ठ एक एंशिएंट साहित्य है। उसके बाद बुद्ध धर्म पाली साहित्य में है। उसके बाद संस्कृत से भगवान बुद्ध का बुद्ध चरित अश्वघोष बंते जी ने लिखा है। वो एक महान एक कविता साहित्य है। बुद्ध का चरित दुनिया में सबसे पुराना एक साहित्य है। उसके बाद तभी रिसेंटली हम लोग का सामने लाइट ऑफ एशिया हम लोग का सामने आया। स्वीडन आर्नोल्ड ने भारत में आकर एक अंधेरा देखकर बौद्ध परिपथ में नष्टावशेष देखकर भगवान बुद्ध बार में बौद्ध साहित्य बौद्ध धर्म पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें महान एक योगदान दे दिया। और सर जेम्स प्रिंसेप ने उसके बाद अभी भारत में विभिन्न साहित्यकार लोग, अभी हम लोग का जयशंकर प्रसाद जी बनारस में सारनाथ में अनगा के धर्मपाल जी ने मूलगंध मंदिर स्थापना कर लिया। उसका उद्घाटन दिन में और जयशंकर प्रसाद जी ने आकर अपना स्वयं एक कविता पढ़ाया, अरिवारुणा की शांति कथा। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कलकत्ता से मूलगंध मंदिर का स्थापना करने दिन में एक कविता लिखकर भिजवाया। उस हिसाब से भारत में विभिन्न साहित्य और कलाकार विद्वत लोग ने भगवान बुद्ध बार में धर्म का प्रचार के लिए बहुत बड़ा योगदान दे दिया। तो अभी आज का दिन में भगवान बुद्ध कहां से कहां तक बौद्ध यात्रा में गया, कितना महत्वपूर्ण जगह है। वो जगह कोते कोते जाने का पूरा एक यात्रा शुरुआत कर लिया। तो हम लोग सारनाथ में विभिन्न मंदिर तरफ से और बौद्ध संगठन तरफ से हम लोग का सारनाथ में तिब्बती संस्था में शुरू से लेकर आदरणीय रिम्पोचे जी पहला निदेशक, उसके बाद नवाब समतेन जी, और अभी आजकल हम लोग का नेगी डोरिये जी, आप लोग का योगदान सारनाथ में बौद्ध धर्म के लिए, भारत का संस्कृति के लिए। दलाई लामा जी हमेशा भारतीय संस्कृति, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला का धर्म का प्रचार, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय शास्त्र बारे में वो पुनर्जागृत करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। इसी यूनिवर्सिटी का एक उद्देश्य है। और हम लोग का काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पंडित मदन मलविया जी महाबोधि सोसाइटी के अनुगामी धर्मपाल जी के साथ मिलकर हम लोग का महाबोधि सोसाइटी के साथ कई साल इसी देश में धर्म का, साहित्य का, संस्कृति का आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे दिया। सुधाकर सिंह जी और आप सभी लोग ने पूरा भारत में विभिन्न राज्य में महान विद्वत लोग को बुलाकर बहुत एक ऐतिहासिक कार्य शुरुआत कर लिया। दीगा जागरतो रत्ती दीगन संतस्य योजना दीगो बालानंद संसारो सद्धम्मं अविजानता। भगवान बुद्ध ने दीगा जागरतो रत्ती, रात में पूरा नींद किसी को नहीं आएगा, उनको पता है रात कितना लंबा है। दीगन संतस्य योजना, पैदल में एक योजन जाएगा, उसको पता है एक योजन कितना लंबा है। दीगो बालानंद संसारो, और धर्म बार में ज्ञान किसी को नहीं है, उनको दीगो बालानंद संसारो सद्धम्मं अविजानो,
7वें बार में भगवान बुद्ध बार में किसी को पता नहीं होगा उनका संसार लंबा, तो आपका संसार बहुत कम हुआ और आप लोग का जीवन सुख का दरवाजा सामने है। और इसलिए आप लोग के समाज को सुख देने के लिए और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश से लेकर बहुत अच्छा पवित्र उद्देश्य में निकलने वाला है। तो इसलिए आप लोग को सारनाथ में बुद्ध का धरती से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद और सब इधर आशीर्वाद कर जाएगा। सही जी, सही जी, मेरा तरफ से सारनाथ में बीनो मंदिर तरफ से हम लोग का संयोजक आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। यात्रा के संयोजक प्रोफेसर शाही जी का खतक प्रदान करके स्वागत कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। दीघा जागरतो रात्रिम दीघा श्राद्धस्य योजनम दीघा बालानां सत्सारम सद्धर्मम अभिजानतम। इस भगवान बुद्ध की वाणी के द्वारा हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर के सुमेध थेरो जी ने आशीर्वाद दिया, संबल दिया। और कितना बौद्ध धर्म और दर्शन का भारतीय साहित्य पर, हिंदी साहित्य पर कितना प्रभाव पड़ा आपने देखा। बहुत कुछ आप पूरे दिन भर हम लोगों को सुना सकते हैं और शायद हम लोग लौट के आएंगे तो बहुत कुछ सुनेंगे भी सुमेध थेरो जी से। बहुत बहुत आभारी आपके प्रति। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के माननीय कुलपति प्रोफेसर वांगचुंग दोरजे नेगी जी हमारे बीच में हैं। और सारनाथ से इस यात्रा का शुभारंभ करने की प्रेरणा आपसे ही मिली। प्रोफेसर शाही सर के साथ हमने बात किया और आपने कहा कि जिस तरह से भी होगा यह संस्थान सहयोग करेगा। आप केवल अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म दर्शन के विद्वान ही नहीं हैं, बल्कि आपने बुद्ध को जिया भी है। मुझे याद है गोरखनाथ का एक पद है, कहन सुहेली रहन सुहेली कहन रहन बिन थोथा। कहने के अनुसार अगर रहना नहीं है, थोथा है। प्रोफेसर नेगी ने जो पढ़ा है, जो जाना है, जो शास्त्र का अवगाहन किया है, उसे अपने जीवन में रहनी भी बनाया है। इस रूप में हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आज के इस अवसर पर यात्रा का शुभारंभ करें। हम सभी को आशीर्वाद दें कि यह यात्रा अपने उद्देश्य में सफल हो। प्रोफेसर नेगी जी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मंचासीन प्रोफेसर कवि ज्ञानेंद्र जी, श्रीमती गगन गिल जी, पंते सुमेधो जी तथा इस आयोजन के सर्वेसर्वा प्रोफेसर सदानंद शाही जी तथा संयोजक कन्वीनर प्रोफेसर राम सुधाकर जी तथा अन्य गणमान्यगण, क्योंकि आज आप लोगों को बुद्ध गया जाना है, तो बुद्ध गया महाबोधि का टाइम टेबल मुझे ज्ञात है, क्योंकि वहाँ पर 6 बजे से पूजा शुरू हो जाती है। तो बुद्ध प्रतिमा का दर्शन संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि गेट बंद हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को वहाँ जल्दी पहुँचना है। जैसे ही आप पहुँचे हैं तो 6 बजे से पहले अगर महाबोधि में प्रवेश कर सके तभी दर्शन हो पाएगी, अन्यथा फिर थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेने चाहूँगा। यद्यपि मैं कुछ अपना विचार निश्चित रूप से रखने चाहता था, लेकिन समय के अभाव में मात्र मैं इतना ही कहूँगा। जैसे कि सदानंद जी ने कहा, ऐसा क्यों है कि हम जो महत्वपूर्ण
जो हमारा प्रीशियस वस्तु होती है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, अपने लिए हम नहीं रखते हैं। जब आप ये कह रहे थे तो बचपन का मुझे स्मरण हो आया। जब हमारे घर पर कोई मेहमान आता था तो माता जी जो सबसे नया बिछावना होता था बक्से से निकाल करके लगा देती थी, और भोजन भी जो सबसे अच्छा सबसे उत्तम जो होता था वो पकवा करके देती थी। तो हम वो कभी हमको मिलता नहीं था, लेकिन जब मेहमान आए तो ऐसा। तो ठीक उसी प्रकार वास्तव में तथागत बुद्ध का जो संदेश है, आप जाएंगे जैसे कि गया, बुद्ध गया में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर 120 से भी ज़्यादा बौद्ध विहार हैं, 120 से भी ज़्यादा। वहीं आप लुम्बिनी में जाकर के देखेंगे तो 176 विभिन्न देशों के लोग आकर के वहाँ पर बौद्ध विहार बनाए हैं। वहाँ सिर्फ हमारी नेबरिंग कंट्री नहीं, श्रीलंका, बर्मा या ये नहीं, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कोरिया नहीं, आज ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, कनाडा का भी बौद्ध विहार जो है लुम्बिनी में ऐसा बना है। तो उसका अनुशीलन अनुकरण कर रहे हैं। मुझे तो ये जो अपने नेबरिंग कंट्री श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर आदि सभी कंट्रियों में जाने का अवसर मिला। मैंने वहाँ देखा तो उन देशों में, शहर में भी बौद्ध विहार हैं, भिक्षु लोग हैं, इस प्रकार का जीवित बौद्ध धर्म वहाँ पर है। तो ये क्या कारण रहा कि भारत भूमि से बौद्ध धर्म जो है नष्ट हुआ? इस पर भी गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। जब आप लोग वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जब विदेश से लोग आकर के, थाईलैंड से आकर के मंदिर बनाए, चाइना से आकर मंदिर बनाए, जापान से आकर एक संप्रदाय नहीं अनेक संप्रदाय वहाँ पर भी विहार बनाए हैं, वहाँ ध्यान भावना साधना कर रहे हैं। तो लेकिन बोध गया में आप देखेंगे ऐसा नहीं आपको मिलेगा महाराष्ट्र से आकर के किसी ने बौद्ध विहार बनाया हो, बंगाल से आकर के किसी ने बौद्ध विहार बनाया, ऐसा आपको देखने को नहीं मिला। ऐसा क्यों है? इस पर गंभीरता पूर्वक आप लोग जब जाएंगे तो चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। तथागत बुद्ध का शिक्षा क्या था? शिक्षा शील, समाधि और प्रज्ञा की बात करते थे तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध शिक्षक का सार ही क्या था? शील था, समाधि था, प्रज्ञा था। शील क्या है? जो हमारे अंदर शीतलता लाती है। जब हम राग, द्वेष, मोह आदि के अभिभूत होते हैं, हम सब भूल जाते हैं, तो लेकिन वहीं गर्म हो जाते हैं, है ना, होती है। उसको शीतलता क्या? शील शीतलता लाती है। शील की बात करते थे। समाधि एकाग्रता की बात करते थे। प्रज्ञा प्राय उपसर्ग है, विशेष ज्ञान की बात करते थे। विशेष ज्ञान क्या है? हम वस्तुओं को जो है कुटस्थ, नित्य, शाश्वत जैसा मान के बैठते हैं, जबकि वस्तु निरंतर परिवर्तनशील है। उत्पत्ति है, वह है, उत्पत्ति है, वह है। कोई भी इनहेरेंट स्वभाव नहीं है जो कि हम नित्य मान करके बैठे हैं। सभी वस्तु क्या है? प्रतीत समुत्पात है, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर सापेक्ष है, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हम मैं करके, हम अहम स्वकेंद्रित होकर के काम। वास्तव में एक क्षण के लिए सोचिए, यदि आपके पास ऑक्सीजन नहीं है एक क्षण के लिए, आपका अस्तित्व भी कहाँ है? इतना आप जो है दूसरे पर निर्भर हैं। आप पृथ्वी पर निर्भर हैं, वायु पर निर्भर हैं, जल पर निर्भर हैं। इसके बिना, पंच महाभूत के बिना आपका अस्तित्व भी कहाँ है? और पर के बिना आपका अस्तित्व भी कहाँ है? मैं तो ये अपने बच्चों से बोलता हूँ कि प्राय जब हम एक कप चाय का प्याला पीते हैं तो उस समय हमको गंभीरतापूर्वक चिंतन करना चाहिए कि एक कप चाय जो है कैसे बना, उस चाय पत्ती के पीछे कितने लोगों ने चाय के बागान में, धूप में, बारिश में कठिन परिश्रम करके जो है हमको प्रोसेस के द्वारा आपके टेबल पर चाय पत्ती पहुंचा। और वहीं शुगर किसान ने जो है ईख का पैदावार करके किस प्रोसेस से, किस कठिनाई से, किस खून और पसीना को बह करके आपको उपलब्ध कराया है दूध। अब देखिए, पूरा हम दूसरे पर निर्भर हैं।
यदि दूसरा नहीं होते तो हमारा अस्तित्व भी कहाँ, हम कैसे सरवाइव करते। कल्पना कीजिए अगर बनारस में आप अकेले हैं, क्या आप सरवाइव कर सकते हैं? आप रह सकते हैं, जी सकते हैं? तो इसीलिए तथागत बुद्ध ने क्या कहा, यही कहा सापेक्ष, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व भी नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इस चीज को आप लोग स्मरण कीजिएगा। जब आप यात्रा पर निकले हैं, शील पर चिंतन कीजिए, समाधि पर चिंतन कीजिए, प्रज्ञा पर चिंतन कीजिए। तथागत बुद्ध एक राजा होते हुए भी रंग के रूप में एक भिखारी होना चुना, और इसके चलते जो है स्वार्थ का परित्याग करके आज 2500 वर्ष के पश्चात भी आज जब हम उनका स्मरण करते हैं, हम जीवंत होते हैं, श्रद्धा से हम वशीभूत होते हैं। उस महानता को हमको स्मरण करना चाहिए। क्या आप हम भी वैसा अमर होने चाहते हैं? क्या हमारे मृत्यु के बाद भी कोई हमें स्मरण करे, याद करे, ये हम चाहते हैं? यदि हैं तो हमको क्या करना है? इस चीज को तो बहुत ज्यादा समय फिर बोलते रहूंगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा। तो इतना पर कीजिए, जहां जहां भी आप यात्रा पर जा रहे हैं, बुद्ध का ऊर्जा वहां होती है ना। जिस साइंस मानती है ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार चित्त का भी न आदि है न अंत है, वो भी ऊर्जा की तरह है, कभी नष्ट नहीं होता है, वहां है। बुद्ध साक्षात हैं, आज भी हैं। जिस प्रकार एनर्जी का एग्जिस्टेंस है, उसी प्रकार बुद्ध का अस्तित्व भी है। मात्र हमारे अंदर है दर्पण की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है। सूरज है आकाश में, लेकिन दर्पण है तो वहां प्रकाशित होगा ना, प्रतिबिंबित होगा ना। आज के पास दर्पण रूपी अगर श्रद्धा और आस्था और भक्ति नहीं है तो नहीं होगा। श्रद्धा पैदा करना है। जब बुद्ध गया में जाएंगे तो तथागत बुद्ध इसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके बुद्धत्व को प्राप्त किया था। इसको जीवन करना है, उस एनर्जी को अपने में एग्जॉस्ट करना है, उसके साथ अपने को आत्मसात होना है। यहीं पर उन्होंने ऊर्जा को लिया था करके, ये सोच के कि जीवित हैं, वर्तमान में बुद्ध हैं करके। ऐसा अगर आप बुद्ध गया में जाते हैं, ऐसा अगर जिएंगे, शरावस्ती में जाते हैं, 24 वर्षावास उन्होंने वहाँ किया है। जैतून मेरे का कथा को सुनिए, अंगुलीमाल का कथा को सुनिए, मृगार माता का स्टोरी मेरे को सुनिए, किस प्रकार का उन लोगों ने जो है योगदान किया। तो उन सब चीजों को स्मरण करते हुए अपने को एक प्रकार से ऊर्जावान कीजिए। शील, समाधि, प्रज्ञा अपने जीवन के साथ आत्मसात करने का चेष्टा कीजिए, प्रयास कीजिए। तब मैं समझता हूँ दुर्लभ मानव जीवन की सार्थकता भी सिद्ध होगी और आपका चरित्र पृथ्वी का यात्रा भी मीनिंगफुल होगा। तो ये आप लोग कीजिए। तो समय का अभाव है, इसलिए आप लोगों को जल्दी जाना है, क्योंकि वहाँ 6 से पहले आप लोगों को पहुँचना। इसके साथ मैं तथागत बुद्ध त्रिरत्न से कामना करता हूँ कि आपका यात्रा सुखमय हो और आपको जो है अनित्य अनात्म प्रतित्व समुत्पाद का बोध हो, साक्षात्कार हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। आप सब यात्रा की धन्यवाद। अद्भुत भंते, आपके इस संदेश ने एक नई चेतना प्रवाहित की और यात्रा के वास्तविक उद्देश्य पर आपने प्रकाश डाला। और एक बात आपने जो प्रतित्व समुत्पाद और सापेक्ष की बात कही है, मुझे अचानक याद आया कि अगर सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है तो कोई इस यात्रा के साथ हम क्या जुड़ाव देखें। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के तमाम नगर हिंसा के नाम पर जल रहे हों और आज यह यात्रा शांति, प्रेम, दया, करुणा के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है। यह भी एक सापेक्षता ही है। बहुत बहुत आभार आपके प्रति। मैं माननीय कुलपति जी तथा मंचस्थ अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि जो भी इस यात्रा में जो लोग भी साथ हैं, यात्री दल, कृपया सम्मुख आ जाए मंच के और उनको उत्तरीय प्रदान करके कुलपति जी इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और एक चीज सूचना के लिए आप सभी को बता दूं कि साखी के जिस अंक का लोकार्पण हुआ है, बुद्ध की धरती पर कविता, वो इस सभागार के बाहर उपलब्ध है और इसकी एक सहयोग राशि प्रदान करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। सही सर। कुलपति जी के कर कमलों से यात्रा दल के प्रत्येक सदस्य को संबल के रूप में, इस आशीर्वाद के रूप में यह दिया जा रहा है। आप सभी जो लोग जिससे पहचाने जा सके कि कौन कौन लोग जा रहे हैं, मतलब रमाशंकर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। देखिए, मैं क्षमा करेंगे, मैं नाम लेना भूल गया था। रमाशंकर जी भी इस यात्रा के हमारी उपलब्धि हैं, इस यात्रा के।
विशेष पूजा के पहले बकरे को चिन्हित किया जाता है। बुद्ध के संदर्भ में क्या करें, मिला जुला समाज। आप जा रहे हैं ना? मिला करते हैं। जा रहे हैं ना? हाँ, इस पार हमारे बीच में श्री अमित द्विवेदी जी, क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी, जो लाल बहादुर शास्त्री स्मृति है उसके आप पधारे हुए हैं। प्रोफेसर शाही जी का स्वागत करेंगे। क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी के रूप में अमित द्विवेदी जी हमारे बीच में हैं। प्रोफेसर शाही सर, क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी अमित द्विवेदी जी आपका सम्मान और उत्साहवर्धन के लिए स्वयं उपस्थित हैं। सर आप भी आइए। क्यों?